हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो यूट्यूब पे आपको एक्सेल के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक 1 आवर की एक्सेल वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सेल में कुछ भी नहीं जानते, यानी कि एब्सोल्यूट बिगनर से। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो लोग एक्सेल में पहले से काम करते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत एक्सेल जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे कि डेटा एंट्री से लेकर के प्रिंट आउट कैसे निकाला जाता है एक्सेल में, यहाँ तक आप इजिली सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि ये वीडियो बिगनर्स से लेकर के एडवांस लेवल तक के सबके लिए है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत एक्सेल आती है, आपको एक्सेल आती है, अच्छे से भी आती है, तो आप थोड़ी सी वेट कर लें। आगे आपके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप उस टॉपिक से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। ये एक घंटे का ये वीडियो है। आप तसल्ली से आराम से टाइम लेकर के इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के एंड में आप एक्सेल में बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हैं। ऊपर में जब हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम ABCD को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम एक कॉलम को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम 1 2 3 4 को सिलेक्ट करते हैं तब हम एक्चुअल में एक रो को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये रो और कॉलम मिलकर के जो एक छोटे छोटे जो घर देख रहे हैं ना, इसको सेल कहते हैं। तो कॉलम और रो को मिलकर एक सेल बनता है एक्सेल में। ठीक है, और सेल का एक एड्रेस होता है जो आप ऊपर देख रहे हैं। जैसे कि इस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस सेल का एड्रेस है C5। ठीक है, इस सेल का एड्रेस है E3। पहला जो सेल है इसका एड्रेस है A1। ठीक है, तो कॉलम और रो को मिलकर के एक सेल बनता है। और इस असल में जब हम कोई भी सेल में कोई भी टेक्स्ट इनपुट देते हैं तो उस सेल के इनपुट को या जो भी नंबर हम एंटर करते हैं उसे एक्सेस करने के लिए हमें उस सेल का इसी एड्रेस के थ्रू हम उस टेक्स्ट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और ऊपर में जो आप दिख रहे हैं ना, अभी मैं माउस जहाँ पे कर्सर क्लिक करी थी, ये है फंक्शन बार। यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो आपको सेल का एड्रेस समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल में कुछ नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, और उस नंबर को हम कुछ भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम किए जो भी है, कितना है 25 और 25। ठीक है, अब इसको हम ऐड करना है। तो देखिए फार्मूला बार में क्या आया, ये इक्वल टू C1 + C2। यानी कि असल में जब हम इसे प्लस कर रहे हैं ना, तो 25 को प्लस नहीं कर रहे हैं, हम इस सेल के एड्रेस को प्लस कर रहे होते हैं। ठीक है, C1 यानी कि कॉलम C रो 1, C2 यानी कि कॉलम C एंड रो 2। तो हम जब इसे कोई भी इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो असल में हम इस सेल के एड्रेस पे फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, ना कि इस सेल में जो भी नंबर है उस पर। ठीक है, अब क्या फार्मूला अप्लाई हुआ है आप ऊपर में देख सकते हैं, FX लिखा हुआ है, यानी कि इसको फार्मूला बार कहते हैं। वहाँ पे हम इसका कोई भी फार्मूला देख सकते हैं। अब दूसरी बहुत सी बेसिक चीज़ है, हम किसी भी रो या कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करके रिसाइज कर सकते हैं उसे। अगर हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, कॉलम को छोटा कर सकते हैं। सेम रो को सिलेक्ट करके उसे हम नीचे की तरफ टॉप बॉटम सेलेक्ट करके डाउन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं ये, बट अगर जिनको नहीं आती उनके लिए ये जाननी स्टार्टिंग के लिए तो ज़रूरी है। ठीक है, अब ऊपर में ये आप देख रहे हैं एरियल। यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट एंटर करते हैं अपने शीट में या एक्सेल में, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, या किस स्टाइल में आप उसे टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं साइज़ लिखा हुआ है 24। यहाँ पे आप क्लिक करके इस टेक्स्ट का साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ऊपर में आप देख रहे हैं कि देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी मान लीजिए कॉलम को हम सिलेक्ट करके राइट में उसे खींच दिए, यानी कि वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अब इस टेक्स्ट में यानी कि C1 में जो टेक्स्ट है, इससे हमें अगर कोई भी फॉर्मेटिंग करना है तो ऊपर में आप ये लाइन देख रहे हैं ना, उस लाइन से हम कर सकते हैं। ठीक है, उस लाइन को अगर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट टॉप में जाएगा, बटन में जाएगा। आप जैसे माउस वहाँ पे ले जाएंगे ना, आप देखेंगे वहाँ पे आपको
क्या फंक्शन होने वाली है लिख के बता देगा वो फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि AV का एक साइन है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकल, रोटेट, जैसे भी आप चाहें उसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप किसी भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मेट सेल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से माउस से क्लिक करके भी उस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे रखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को। तो फॉर्मेटिंग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, ठीक है। अब ये क्या करता है, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी कॉलम या रो को साथ में मर्ज करके एक रो दे देता है या एक सेल दे देता है, ठीक है। तो अगर हमें 4-5 सेल को मर्ज करना है और एक सेल बनाना है, तब हम मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम CD, ठीक है, इसे दोनों को सिलेक्ट कर लिए और मर्ज कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों मिल करके एक सेल बन गया, मर्ज हो गया। 2 कॉलम मिल करके एक सेल बन गया है, ठीक है। 2 कॉलम और एक रो, यानी कि CD1 एक सेल बन गया है हमारा, ठीक है। वैसे ही हम 2-3 रो को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं एक साथ में। ये हमें बहुत सारे टेक्स्ट अगर हमारे पास है, डेटाबेस है, तो हमें किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम इस फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट में अपना जो भी आपने रिकॉर्ड एंटर किया है अपने सीट में, उस रिकॉर्ड का बॉर्डर सेट कर सकते हैं आप। उतने जितने भी टेक्स्ट का आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं उसे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में देखिए अंडरलाइन के पास में जो बॉर्डर लाइन का दिख रहा है ना, एक ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे, उस पर क्लिक करके टॉप, बटन, लेफ़्ट, राइट, जैसा भी बॉर्डर आपको चाहिए आप वहाँ से अपने टेक्स्ट में जितने भी टेक्स्ट में आपको बॉर्डर देना है उसे सिलेक्ट करिए, वहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर सेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हमें क्या करना है कि देखिए बॉर्डर तो हमारी सेट हो गई, टॉप, डाउन, बटन, हमने सेल भी समझ लिया सेल क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम कोई भी टेक्स्ट में जब नंबर कोई डालते हैं तो उस टेक्स्ट का फॉर्मेट भी होता है, यानी कि टेक्स्ट, नंबर, कैरेक्टर, डेट, टाइम, करेंसी, ठीक है। तब इसके लिए हमें वहाँ पे जाना है, जो भी फॉर्मेटिंग का जो एक आपने हेडिंग देखा वहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मली जनरल सेलेक्ट होता है। अब हम अपने हिसाब से उस सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि नंबर में हम जनरल में क्या कर सकते हैं, हम नंबर, टेक्स्ट कुछ भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी एक फॉर्मेट में उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उस सेल पे टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे, यानी कि इस जो भी सेल है, ये D2 सेल जो है आपको दिख रहा है जो सिलेक्टेड है, इस पे हमने अभी लगा दिया है नंबर फॉर्मेटिंग। या तब आप कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे वो उसी फॉर्मेट में एंटर होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने करेंसी सेलेक्ट करी तो करेंसी का सिंबल आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से किसी भी सेल पे फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं, यानी कि उस सेल में किस टाइप के हम इनपुट देंगे, किस टाइप के रिकॉर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इतनी सारी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से क्या आपको चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, स्पेशल कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए, या फिर नंबर चाहिए, या करेंसी चाहिए, या आप डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो यूज करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ से फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है या बहुत बड़ी कोई रिकॉर्ड्स होती है जिसे हमें एक्सेल में रखना पड़ता है। तब उस सिचुएशन में, उस केस में हम अपने हिसाब से सेल की फॉर्मेटिंग चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला देखिए 26 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेल में जाएंगे, जैसे ही इसे हम डेट टाइम पे क्लिक किए तो उस नंबर को डेट टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इस सेल में कुछ भी एंटर क्यों ना करें, आप वो डेट टाइम में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपको देखिए टाइम। अगर टाइम में जैसे ही आप टाइम क्लिक किए तो उस नंबर को टाइम में कन्वर्ट कर दिया, ओके।
उसके बाद आता है, देखिए इस पर हमने क्लिक कर दिया परसेंटेज, तो उस नंबर को ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी टाइप का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए उसमें हमने एक फॉर्मेट सेट किया था, उसके बाद नीचे हमने एक फार्मूला डाली। अब उस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस सेल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाईलाइट सेल्स रूल्स, यानी कि इस रूल को अगर हम किसी भी सेल पे अप्लाई करते हैं तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मिल रही है हमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं 25, 55 टू 54, आप जो भी यहाँ पे नंबर देख रहे हैं टेक्स्ट। अब हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे जो कि लेस देन, यहाँ पे कुछ भी एक दे देते हैं 15, यानी कि 15 से जो कम नंबर होगा उसको हाईलाइट कर देगा, ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 से जो भी कम नंबर है वो रेड कलर की हाईलाइट हो गई है। अब सिलेक्टेड टेक्स्ट के एरिया में कोई भी अगर आप नंबर ऐसा एंटर करते हैं जो 15 से कम है तो वो भी जो सेल है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर दीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। अब चलते हैं पेस्ट स्पेशल पे, यानी कि कॉपी पेस्ट तो आपने बहुत सारा किया होगा, बहुत सारे डेली अपने काम में करते भी होंगे। आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो पेस्ट स्पेशल के कैटेगरी में आती है, या पेस्ट स्पेशल में और क्या क्या हम कर सकते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इसे हम बॉर्डर कर दिए ताकि आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतने जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेटिंग सेट करी है, ठीक है। जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो लास्ट वाला है संडे उसे हम हाईलाइट किए हैं, येलो कलर का किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी है यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग सेट करी गई है। अब अगर हम सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं तो जैसे एज इट इज़ जो है वो कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी सेल पे कभी कभी कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, कभी कभी कुछ सेल पे कुछ फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, कभी किसी सेल पे कुछ हाईलाइट होती है, कलर होती है, बहुत सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। अब हम अपने हिसाब से कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शन हैं पेस्ट करने के, आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जो पॉपअप ओपन हुई है दिख रही होगी, ऑल, फार्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, ठीक है। तो आप जो रिकॉर्ड है आपके पास, उस रिकॉर्ड से आप क्या पेस्ट करना चाहते हैं, ऑल यानी कि एज इट इज़ जैसा है वैसा ही आप पेस्ट करना चाहते हैं, या उस रिकॉर्ड से सिर्फ नंबर को पेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो देखिए पेस्ट स्पेशल पे गए और इसे हम सिर्फ जो टेक्स्ट था उसे हम पेस्ट किए। तो यहाँ पे ना आपका फार्मूला पेस्ट होगा, ना उसकी जो भी कलरिंग की है आपने वो पेस्ट होगी। अब देखिए जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो सिलेक्टेड कॉलम देख रहे हैं इस पर फार्मूला अप्लाई हुआ है, जो कि आप फार्मूला बार में देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे, अब इस पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट किए ना तो फार्मूला पेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल कॉपी किए हैं उसे। तो जो भी टेक्स्ट है वो सिर्फ कॉपी हुआ है, उसका जो बैकेंड में फार्मूला अप्लाई हमने किया है वो कॉपी नहीं हुआ है। फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, अब जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, ठीक है। पेस्ट स्पेशल पे जाके हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ ओके कर देंगे। तो देखिए सिर्फ उस सेल में जो वैल्यूज़ थी वो कॉपी हुई है, उसके जो भी वहाँ पे देख रहे हैं पहला जो रिकॉर्ड है वहाँ पे जो फार्मूला था फार्मूला कॉपी नहीं हुआ है। अब फिर से हम कॉपी करते हैं सिलेक्ट करके, अब यहाँ पे जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे, वहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो जितनी भी सेल में वैल्यूज़ है सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट होगी, ना कुछ फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी, ना कुछ किसी सेल पे अगर कोई फंक्शन आपने अप्लाई किया है वो कुछ नहीं पेस्ट होगा। फिर हम जाते हैं अब करते हैं फॉर्मेट्स, ठीक है। अब तो जिस जिस सेल या जिस रो कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की है हमने वो सारी के सारी पेस्ट हो जाएगी जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो, ठीक है। तो नीचे आप देख रहे हैं कि हम
यहाँ पे कुछ फार्मूला अप्लाई किए हैं, नीचे वाला जो रो है, अब उसे हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मेट को हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज किए हैं हम, तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ आ गई। ठीक है, फिर से पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, कॉपी किए, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, अब यहाँ पे हम कर देंगे फॉर्मेट्स, तो जो फॉर्मेट वहाँ पे थी सेम फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब वहाँ से कॉपी किए, फिर पेस्ट स्पेशल पे गए और फिर से हम फॉर्मेट, तो एक एक करके जो भी हम जिस रॉ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें बार बार वहाँ से ऊपर से जाके उसकी फॉर्मेटिंग सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह आपने फॉर्मेट सेट किया है, कॉपी करिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और वहाँ से आप, अब यहाँ पे हम डुप्लीकेट चेकिंग का एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेंज करके दिखा दिए कि वो काम कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इस कॉलम को कॉपी करते हैं, अब हम इस कॉलम पे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट है, पेस्ट कर दिए। अब यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी हमने अप्लाई किया है सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो देखिए अब जैसे ही टेक्स्ट हम चेंज किए, वो यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी थी ई कॉलम में, सेम आई कॉलम में भी अप्लाई हो गई। ठीक है, अब वापस से हम जाएंगे फिल्टर। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे एक पेस्ट स्पेशल में कमेंट भी आप देख रहे थे, तो हम किसी भी एक सेल पे एक कमेंट इंसर्ट कर दिए। अब हमें इस कमेंट को भी कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो सारे रिकॉर्ड्स को कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कमेंट्स, तो कॉपी कर लेना। तो जैसे ही हम वहाँ पे कमेंट सेलेक्ट कर लिए ना, तो कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं आया, सिर्फ वो कमेंट से पेस्ट हुआ, बाकी डेटा वो इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये पेस्ट स्पेशल के कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जी नंबर आप कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम पे भी कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, कुछ फॉर्मेट नीचे वाला जो रो है वहाँ पे कुछ फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। डेटा वैलिडेशन में क्या करते हैं, होल नंबर मिनिमम देते हैं 20 और मैक्सिमम 30, यानी कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। और अगर इस बीच में नहीं होता है तो एक एरर देगा, यहाँ पे हम एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं टाइटल में, ये गलत है, ओके कर दिए। अब देखिए, अब ऐसा कुछ एक नंबर एंटर करेंगे जो हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो हमें एक, देखिए ये गलत है का एक अलर्ट दे देगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से देखिए, ये अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ से जो भी हमने अप्लाई करी थी सारी वैलिडेशन भी आ गई है। अब वैलिडेशन को क्या करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए सेम वैलिडेशन इन नंबर कॉलम पे भी अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे भी हमें अलर्ट मिलेगी अगर हमारा वैलिडेशन मैच नहीं करता है तो इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि पेस्ट स्पेशल में मैं आपको बता रही हूँ। तो पेस्ट स्पेशल बहुत सारा काम को रीयूज होने से बचा लेता है, हमारी टाइम सेविंग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रैंडम नंबर एंटर कर दिए। अब हम एफ नंबर कॉलम को कॉपी करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ। अब इसको कॉपी की हमने और इस पर पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और हम कर देंगे क्या, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। अब ये 2 वाले जो नंबर है उसको हमें उस सेलेक्टेड जो कॉलम था उस पर हम 2 से ऐड करना है, 2 ऐड कर देंगे हम उस पर। तो देखिए 25, 26, 27, 28 जो भी यहाँ पे नंबर है वो यहाँ से ऐड हो गई। फिर से हम जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए और जो भी वहाँ पे है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 25, तो देखिए मल्टीप्लाई हो गया 20, 50, 52 इस तरीके से। तो हम अब यहाँ पे देखिए इसको हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको जो पहले नंबर था वो वापस से लाएं, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद हम इसे करेंगे डिवाइड।
ठीक है। अब डिवाइड जो हमने सिलेक्ट करी थी कॉलम, उस पर वो डिवाइड हो जाएगा और 2 से, ठीक है। अब 2 से डिवाइड होकर जो भी नंबर आते हैं वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पेस्ट स्पेशल काम करता है। आप कुछ भी अपने प्रीवियस रिकॉर्ड पे अप्लाई करके और वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, फार्मूला, वैलिडेशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी है डिवाइड, जो भी कुछ करना चाहते हैं आप उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए उसे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं ट्रांसपोज। अब नीचे वाला जो डेटा था ना, जैसे हम इसे वर्टिकल में रखे थे, अब देखिए वो हॉरिजॉन्टल में हो गया, ठीक है। तो ये भी कॉपी पेस्ट का कितना अच्छा एडवांटेज है, हम कर सकते हैं। अब नीचे वाले रिकॉर्ड को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे न्यू शीट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल पेस्ट हुआ है, जो डेटा था वहाँ पे हो गया, जो भी फार्मूलाज था वहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है। अब जब हम कभी वापस से इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी वहाँ पे डेटा था उस सीट में, जो भी डेटा फॉर्मेटिंग सारी की सारी कॉपी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पेस्ट स्पेशल, अब हम करेंगे कॉलम विथ, ठीक है। कॉलम विथ का जो ऑप्शन है, हम जब कॉलम को रिसाइज करते हैं उससे भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल में हमें प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रिंट एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेज एरिया हम समझेंगे, उसके बाद प्रिंट कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे। तो देखिए एक्सेल में किसी भी सीट का कोई एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। सेल की कोई एंडिंग नहीं होती है। अब इसे हमें देखने के लिए कि हमारा जो भी रिकॉर्ड्स है, जो रिकॉर्ड्स हम इनपुट किए हुए हैं अपने शीट में, वो कितने पेजेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब इसको देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं या फिर Ctrl+F2 प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जो दिखा रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू है, आपका जो रिकॉर्ड्स है वो एक पेज में आ रहा है। अब प्रिंट एरिया समझने के लिए आप जैसे ही आप Ctrl+F2 या प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको जो ये डॉटेड लाइन दिखा रही है ना, इसका मतलब है कि आपके जो भी प्रिंट निकलेंगे ना वो एक पेज में प्रिंट निकलेंगे। यानी कि जितनी भी प्रिंट डॉटेड एरिया होती है उतने पेज का आपका प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। देखिए छोटा छोटा करते जाइए, यहाँ पे आपको 1 2 3 यानी कि 3 आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे 3 पेजेस की प्रिंट आउट आपको निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे आप पेज का एरिया समझ सकते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा रिकॉर्ड है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड होगा तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये क्या है, पेज लेआउट। पेज लेआउट से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सीट्स पे अभी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो कितने पेज में प्रिंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पेज दिख रहा है उतना पेज है, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड्स है वो एक पेज पे है, तो आपका एक पेज पे प्रिंट निकलेगा, ठीक है। इसको पेज लेआउट से आप इसे समझ सकते हैं। तो आप पेज लेआउट से देख सकते हैं कि आपके सीट्स पे या आप जो भी प्रिंट निकालना चाहते हो कितने पेजेस में आपके रिकॉर्ड से और कितने पेजेस में आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। पेज लेआउट से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रिंट के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप नॉर्मल व्यू पे काम करें। नॉर्मल व्यू पे प्रीव्यू चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो भी रिकॉर्ड्स है वो कितने पेज में प्रिंट होगा। अब ये देखिए ये नॉर्मल व्यू हम देख रहे हैं, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसको ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे रिकॉर्ड्स को डिवाइड कर देती है कितने पेज में हमारा रिकॉर्ड प्रिंट होगा। अब यहाँ पे अलग अलग साइज़ में हम प्रिंट करते हैं, जैसे A4 साइज हो गया, लीगल साइज हो गया, अलग अलग पेज के हिसाब से हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा रिसाइज कर लेता है, क्योंकि मार्जिन भी छोड़ना होता है। तो ये जो आप तो यहाँ पे आप प्रीव्यू करके देखिए, यहाँ पे जो भी आप ये जो देख रहे हैं ना एरिया, इस एरिया में मार्जिन भी है कि कितना लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में कितना है आपको स्पेस छोड़नी है। ये सारी चीज़ें एक्सेल अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी साइज सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से ये थोड़ा सा कॉलम ज़्यादा या कम हो जाता है अपने आप से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तरीका था प्रिंट एरिया पहचानने का। अब हम प्रिंट एरिया मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जितने भी फ्रेंड्स मैनुअली प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने का एक और भी एडवांटेज है कि हम अगर चाहें तो 2 कॉलम का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2
टेबल हो गया हमारे पास, यानी कि आप जो रिकॉर्ड देख रहे हैं ज़्यादा हो गई हमारे पास। अब अगर हम चाहते हैं कि पहला जो टेबल है इतना ही का प्रिंट आउट निकले, बाकी जो भी टेबल है इस सीट में उसका प्रिंट आउट नहीं निकले, तो आपको उस टेबल को, उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब प्रिंट एरिया पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लेना होगा। अब जैसे ही आप सेलेक्ट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, आप जितने भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट किए थे उतने ही रिकॉर्ड्स का प्रिंट निकलेगा। बाकी कितना भी रिकॉर्ड क्यों ना हो शीट में, उसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है जो आपने सेलेक्ट किया था, जितने रिकॉर्ड को उतना का ही प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड टू प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, अगर आप प्रिंट एरिया हटाना चाहते हैं तो क्लियर कर दीजिए। इतना में कुछ और भी कॉलम या रो ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी आप देखिए। दूसरा जो टेबल है उसको भी अगर आप इसी प्रिंट एरिया में ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए प्रिंट एरिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों टेबल आ गई है प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, तो आप ऐसे करके प्रिंट एरिया, अब देखिए यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको एक टेबल बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट एरिया जैसे ही करेंगे वो सारे का सारा प्रिंट एरिया प्रिंट हो जाएगा। क्लियर कर दीजिए, फिर अलग हो जाएगा। फिर पेज लेआउट में देखिए ये आपको दिखाने लगा कि 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो आप मैनुअली जब प्रिंट एरिया सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप चाहें तो 2, 3, 4, 5 कॉलम जितना भी आपको रिकॉर्ड का प्रिंट लेना है, आप लेना चाहते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स का प्रिंट आप लेना चाहते हैं, आप सिर्फ उतना रिकॉर्ड ही सिलेक्ट करें और आप उसको प्रिंट प्रीव्यू देख लें और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो 1 कॉलम 2 कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जितने भी टेबल हैं या जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, हम सबको एक ही पेज में प्रिंट आउट निकालनी है। ठीक है, तो कुछ लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसे टेबल को रिसाइज करते हैं और उसको छोटा बड़ा करते हैं ताकि एक ही पेज में आ जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपाय अच्छा इजी जो सोल्यूशन है वो क्या है, आपको पेज सेटअप पे जाना है, फिर टू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे 1 कर देना है और वाइड बाई 1 कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पे आप अगर सेट कर देते हैं ना इसे पेज सेटअप में जाकर के 1 तो आप यहाँ पे वाइड बाई 1 शीट में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे एक ही पेज में प्रिंट आउट होंगे। जितने भी यहाँ पे टेबल्स रहेंगे, अब यहाँ पे देखिए जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, पेज सेटअप में कितने भी बड़े हैं एक पेज में, वो एक ही पेज में एक्सेल क्या करेगा, अपने आप से परसेंटेज सेट कर लेगा ताकि वो एक पेज में ही सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट आउट निकाल सके। इसे छोटा कर, यहाँ पे देखिए 1 पेज कर दिया टेबल को। अब जब ये प्रिंट आउट निकालेंगे करके इसे छोटा करने लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ऐसे फिर पेज सेटअप पे जाकर फिर 2 कर दीजिए। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्या किया है, एक्सेल अपने आप एडजस्ट करके 82% यानी कि 82% में उसे लगा एक लेआउट है एक ही पेज में प्रिंट निकालने का, बजाय कि आप उसे छोटा बड़ा अपने आप खुद से उसे एक साथ में रिसाइज करें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट पे जाना है आपको और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1 कर देना है। अब ये निकल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं पेज लेआउट में और क्या क्या ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ परसेंटेज कम कर रखे हैं ताकि श्रिंक कर रखे हैं कि एक पेज में कैसे प्रिंट आउट लेंगे। चलिए अब इसे अब 100% कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट पे जाते हैं और यहाँ पे वो जो अपने आप से एडजस्ट किया था ना एक्सेल, उसे हम 82 से 100 कर देते हैं, तब मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगी यहाँ पे। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे दिखा रहा है 2 पेज में है। ठीक है, यानी कि जो हमारा रिकॉर्ड है एक सीट में वो एक पेज में प्रिंट नहीं होगा, ये 2 पेज में आएगा। यहाँ पे पेज लेआउट में आपको पेज लेआउट इसीलिए होता है ताकि आपका जो रिकॉर्ड्स है वो कितने पेज में प्रिंट निकलेगा आप ये देख सकें। ठीक है, तो पेज लेआउट में आप देख पा रहे हैं कि आपके सीट में एक सीट में पहला सीट में कितना पेज का रिकॉर्ड है, यानी कि जब उस सीट को आप प्रिंट करेंगे तो कितने पेज में वो प्रिंट निकलेगा, पेज 1 पेज 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेज 1 पेज 2 का रिकॉर्ड है हमारे पास। अब हम प्रिंट प्रीव्यू में आए, अब पेज पे जा रहे हैं। अब हम मान लीजिए कि पेज नंबर सीट नंबर 2 का हमें प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट पे जाएंगे और पेजेस पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम टू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सीट 2 पे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो भी प्रिंट आउट होंगे, सीट 1 पे जो भी रिकॉर्ड होगा उसको प्रिंट आउट नहीं करेगा। यहाँ पे ऑल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके वर्कशीट में जितने भी शीट होंगे सारे शीट का प्रिंट आउट निकलेगा। एक्टिव आप ध्यान रखें कि जो भी एक्टिव शीट है ना उसी पे यहाँ पे चेक मार्क होनी चाहिए, तभी आप शीट का सेकेंड पेज का
प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एक और भी ऑप्शन देख रहे हैं आप, सिलेक्शन है, बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे हम वापस से नॉर्मल व्यू पे चले जाते हैं। तो देखिए सिलेक्शन क्या करता है, मान लीजिए हमें कुछ सिलेक्टेड सेल का प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पे हम जितना भी सेल का प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हैं, कॉलम रो जो भी है, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। प्रिंट पे जाइए, अब यहाँ पे आप सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, आप जो कुछ भी सिलेक्ट किए हैं ना, उतना का ही प्रिंट निकलेगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है, जितने सेल्स को आपने कॉलम या रो को सिलेक्ट किया है वही दिखा रहा है। तो सिलेक्शन भी बहुत एक काम की चीज़ है, काम का एक ऑप्शन है, जिसे आप यूज करके कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक का क्या मतलब है, आपके एक वर्कबुक में 4, 5, 6, 3, 2, 1 सीट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एंटायर वर्कबुक पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके वर्कबुक में जितने भी शीट होंगे, सारे शीट के प्रिंट आउट निकल जाएंगे, ठीक है। आपको फ्रॉम टू देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके जितने भी शीट है ना, वर्कशीट में सारे दिखा रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहे हैं। तो आप उस वर्कशीट का जो ऑप्शन है उसे चूज करके आप अपने वर्कबुक में जितने भी आपके पेजेज हैं, आप इंटायर वर्कबुक का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉपीज़। कॉपीज़ का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में आप जो भी आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉपी तो आप जानते हैं कि जितने कॉपीज़ का प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हैं, उतना नंबर आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन नीचे एक ऑप्शन दिया है कोलेज का। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 पेज है अब, और हम नंबर ऑफ़ कॉपी पे दिए हैं 3, ठीक है। अब क्या करेगा यहाँ पे कि पहला जो पेज है उसका 3 कॉपी निकालेगा प्रिंट आउट, फिर दूसरा जो पेज है उसका 3 कॉपी प्रिंट आउट निकालेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे वाले जो कोलैप ऑप्शन है उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं, तो ये एक सेट बना देता है, यानी कि पहला जो पेज है उसका एक कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज का एक कॉपी निकालेगा। तो अगर आप अपने रिकॉर्ड्स का, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है आपके पास, और उसका अगर सेट ऑफ कॉपी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपको बाद में अगर आप उसका सेट बनाना चाहते हैं आप, तो उसके पहले ही आप वहाँ से उस ऑप्शन का क्लिक करके बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रिंट का अपने हिसाब से मैन्युअली मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। लास्ट कॉलम सेटिंग, नॉर्मल, वाइड, आप अपने हिसाब से प्रिंट प्रीव्यू का जो भी आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उसका मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में। आई थिंक आप सब ये ऑप्शन जानते होंगे या यूज किए होंगे पहले, फिर भी मैं जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देती हूँ। तो ओरिएंटेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, किस टाइप का प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हैं, साइज़ यानी कि A4, लेटर, लीगल, जो जिस टाइप का आप साइज़ चाहते हैं उस साइज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी प्रिंट आउट है निकल जाएगा। नॉर्मली हम A4 साइज़ में ही प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जितने भी टाइप से प्रिंट आउट निकल सकते थे मैं आपको बता दी हूँ यहाँ पे। अब आप यहाँ से टेस्ट एरिया जो भी आप चाहते हैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एक्सेल में यूज किए जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ये जो फंक्शंस है ना, फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं एक्सेल में जब हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उसके टोटल नंबर भी है। तो आज हम एक्सेल में फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने वाले, यानी कि जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं, कुछ वैसे फार्मूला के बारे में जानेंगे। ये फार्मूला कैसे काम करता है और इसे हम कैसे एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम की बात करते हैं, ठीक है। तो सम फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अपना सेल रेंज सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप ऊपर में आपको एक ऑप्शन ऑटो सम का मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसे सम कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आप देखिए, हम जी नंबर सेल को हटाना चाहें तो उस हिसाब से आप अपना जो भी सेल है ना, उसे आप सेल के एड्रेस से मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि हम फार्मूला लिख करके सम करेंगे। जैसे कि इक्वल टू का साइन देना है, आपको सम टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और आपको जिन जिन सेल को आपको ऐड करना है उन सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V5, उसके बाद आपको कोलोन देना है और F5 तक के सेल को हमें ऐड करना है। तो हम कोलोन दे करके, यानी कि फर्स्ट सेल और एंड सेल, लास्ट सेल, जहाँ से आप
ऐड करना चाहते हैं और जहाँ तक करना चाहते हैं आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरी जो वे है सम करने की वो है कि आप मैनुअली जैसे इक्वल टू साइन दीजिए और जिन जिन सेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं सेल को आप क्लिक कर लीजिए या उन्हीं सेल का नाम आप टाइप कर दीजिए फार्मूला बार में। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आप जिन सेल को ऐड करना नहीं चाहते हैं उन सेल का वैल्यू ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो आप इन 3 तरीक़ों से सम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर है और सब्जेक्ट वाइज हमारे पास नंबर आ गए हुए हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इक्वल टू का साइन देना है। अब हमें टोटल सम का जो सेल है उस पर क्लिक कर देना है, इनटू करना है स्टार्ट दबा करके और उसे 100 से डिवाइड कर देना है जो टोटल नंबर है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका भी है परसेंटेज निकालने का। उसके लिए आपको सिंपली परसेंटेज पे क्लिक करना है। देखिए वहाँ पे परसेंटेज आ गया। अब ये क्या हुआ, ये सेल परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली आपको इक्वल टू का साइन देना है। अब उसके बाद सम का जो भी आपका सेल उसे क्लिक करना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से। आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये परसेंटेज आपका निकल जाएगा। अब देखिए हमने नीचे वाले सेल को परसेंटेज में चूँकि कन्वर्ट कर दिया था इसलिए हमारा परसेंटेज का यहाँ पे जो सिंबल है आ गया। अब सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना है, बाकी जितने भी सेल्स हैं उन पे परसेंटेज के फार्मूला अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरी फार्मूला जो है वो है सम इफ। तो सम इफ के लिए हमें क्या करना है कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है वहाँ पे मोहित है। मोहित हमारे रिकॉर्ड्स में 2 जगह है और हम चाहते हैं कि सिर्फ एक मोहित की नहीं, जितने भी मोहित है हमारे रिकॉर्ड में उन मोहित के जितने भी टोटल सम है, जितने भी नंबर के टोटल सम है वो हमें कैलकुलेट करके दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू सम इफ लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और अब आपको यहाँ पे जो रेंज दिया रहेगा तो रेंज में आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट सेल और एंड सेल तक, जहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स के नेम है उससे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्राइटेरिया में क्या करना है, या तो आप जा करके सेल सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे मोहित लिखा हुआ है या फिर डबल कोट में आप मोहित लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सम देना होगा। तो सम के लिए ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक सब्जेक्ट का सम निकालना चाहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सम, तो आप सम वाले जो कॉलम है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से जहाँ तक के रिकॉर्ड से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सम इफ हो गई। अब हो गया काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट जितने भी सेल्स में ना नंबर रहेंगे उसी का काउंट आपको देगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, काउंट टाइप करना है और उसके बाद देखिए हम जो 4 नंबर रो है उसे हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर दे दिए। तो जितने भी सेल्स में नंबर होंगे ना उसी को काउंट करेगा, यानी कि जिस सेल में मोहित है उसे वो ये काउंट नहीं किया है, जिस सेल में नंबर है उसी को काउंट किया। अब यहाँ पे देखिए 35 नंबर को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा सेल काउंट 5 हो जाता है, यानी कि 5 सेल्स में ही हम नंबर इनपुट किए हैं, बाकी सेल्स में या तो कोई नेम है या फिर ब्लैंक है। यहाँ पे वापस हम नंबर एंटर करें तो देखिए काउंट हमारा चेंज होकर 6 हो गया। अब आता है वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या करता है, वर्टिकली किसी भी क्राइटेरिया को फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो चलिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, भी लुकअप टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू देना है। तो फॉर एग्जांपल हम राम का वैल्यू क्राइटेरिया सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डबल कोट में राम टाइप कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे, कॉमा के बाद हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना है। तो हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस रिकॉर्ड से हमें किसी भी क्राइटेरिया को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम कॉलम इंडेक्स देंगे। कॉलम इंडेक्स हमारा होगा जब अगर मान लीजिए हम इंटरनेट सब्जेक्ट का हम राम का इंटरनेट में कितना मार्क्स मिला है वो हम सर्च करना चाहते हैं, तो हम इंटरनेट वाला सेल का एड्रेस दे देंगे। उसके बाद हम उसका इंडेक्स दे देंगे 5 और हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कॉमा देकर 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे राम का इंटरनेट में कितना नंबर है यहाँ पे आपको सर्च करके ये रिजल्ट दे दिया है, वी लुकअप जो फार्मूला है। तो इसका यूज़ हम अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स है तो उस सिचुएशन में हम वी लुकअप फार्मूला का यूज कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया को सर्च करने के लिए, मैच कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज फार्मूला। तो एवरेज फार्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है,
हमें मैक्सिमम किसी भी काम में अगर हम एक्सेल में कोई काम करते हैं तो हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है डेली में। इस चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। हमें इक्वल टू का साइन देना है, हमें एवरेज टाइप करना है यहाँ पे। एवरेज टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए नंबर 1 देना है, तो हम नंबर का जो भी हमारा सेल रेंज है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया, देखिए सेल का रेंज आ गया, B4 जो भी है लास्ट सेल का आपका एड्रेस आ गया। एंटर कर देंगे तो हमारा जो भी एवरेज फार्मूला है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप उसे ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए नीचे तक, सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आता है इफ़, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फार्मूला। तो हम इफ़ फार्मूला से, कई लोग हैं कि हम उसे परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड देते हैं, ठीक है, जब हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम 4 टाइप के ग्रेड देंगे, A B C D। तो चलिए हम देखते हैं, और जो हम ग्रेड देंगे वो हमारा परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं इफ़ कंडीशन यूज करके हम कैसे ग्रेड देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, इफ़ टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देना है लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे हम जो पहला फार्मूला लगाएंगे वो होगा कि जो भी हम यहाँ पे हम अपना परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम परसेंटेज वाला सेल सेलेक्ट कर लिए। ये अगर सेल, ठीक है, कोई भी सेल जो हम सेलेक्ट किए हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 75% रहेगा, ठीक है, यानी कि कोई भी सेल पे जो भी परसेंटेज है वो 75% से ज़्यादा या 75% रहेगा, तब हमारा होगा ग्रेड ए, ठीक है। ये हमारा पहला लॉजिक कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक भी हम यहाँ पे सेम अप्लाई करेंगे, कॉमा, फिर से हम इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम सेल हम फिर से चूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी फार्मूला ये लॉजिक है सारे सेल पे अप्लाई होने वाली है। फिर से सेम वही सेल हम क्लिक किए, उसके बाद फिर से हम देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक देंगे 60%, ठीक है। अगर परसेंटेज हमारा 60% या 60% से ज़्यादा होता है तो ग्रेड बी, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ पे होता है कंप्लीट। तीसरी जो लॉजिक लगेगी वो है, फिर से हम इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम सेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से ग्रेटर देन का साइन देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। अब हम देंगे यहाँ पे कितना परसेंट, 45%। अगर हमारा सेल 45% से ज़्यादा होता है या 45% होता है तो ये होगा हमारा सी, ठीक है, ग्रेड होगा सी। उसी तरीके से हम एक और फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉमा, फिर से हम इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर से हम सेल टाइप करके ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे हम एक और नंबर देंगे, ठीक है, 30% देंगे यहाँ पे, ठीक है। 30% अगर होता है तो हमारा आएगा डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 30% से ज़्यादा या 30% है तब ग्रेड आएगा डी। तो यहाँ पे हमारा इस सेल के हिसाब से हमारा जो ग्रेड आया है डी आया है। अब इसे हम ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, बाकी जितने भी परसेंटेज वाला जो सेल है ना उस पर जितने भी हमारा जो भी लॉजिक हम इफ़ कंडीशन में अप्लाई किए हैं उस हिसाब से अगर वो ट्रू होगा तो उस हिसाब से हमारा ग्रेड कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया है बी ग्रेड, यहाँ पे देख लीजिए 71%, यानी कि हम वहाँ पे अप्लाई किए थे लॉजिक कि अगर हमारा परसेंटेज 70% या 70% से ज़्यादा होता है तो ग्रेड बी आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो भी ग्रेड है परसेंटेज वाले सेल के ऊपर में कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला आता है काउंट इफ। तो काउंट इफ क्या करता है, हम जो भी कंडीशन यहाँ पे देंगे उसे सर्च करके बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जानना चाहते हैं कि 70 नंबर कितने लोगों को मिले हैं तो हमें काउंट इफ से इजीली पता कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन देना, काउंट इफ टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब हमें सेल रेंज सेलेक्ट कर लेना है, कितने रेंज में हमें फाइंड आउट करना है, कोलोन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया टाइप करना है, क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट के अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर देंगे। देखिए कुल 4 लोग ऐसे हैं जिनको 70 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से हम कुछ और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें ये जानना चाहें कि ये जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें मोहित नाम कितना बार आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक है। इक्वल टू का साइन देने के बाद देखिए मैं अभी बताती हूँ, यहाँ पे हम देंगे इक्वल टू का साइन। उसके बाद हमारा जितना भी रिकॉर्ड है हम अपने रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ रेंज, यानी कि जो भी रेंज
के अंदर हम कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोलोन कॉमा देने के बाद डबल कोट में हम फिर से क्राइटेरिया यानी कि मोहित टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुल 2 मोहित हैं जो कि हमें काउंट करके यहाँ पे मिल गया। अगर हम किसी एक जगह पे और मोहित टाइप कर देते हैं तो काउंट इफ में हमारा वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोज जो ऑप्शन है उस इन्वायरमेंट को एनेबल करने के लिए सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे जाएंगे। उसके बाद आप जो सबसे ऊपर में पॉपुलर टैब देख रहे हैं उस पर क्लिक करिए और नीचे शो डेवलपर टैब को एनेबल कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए रिबन में डेवलपर टैब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उस डेवलपर टैब पे क्लिक करिए और सबसे पहले आपको विजुअल बेसिक और सेकंड ऑप्शन में आपको मैक्रोज का ऑप्शन दिख जाएगा डेवलपर टूल में, डेवलपर जो टैब है रिबन में वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैक्रोज को क्लिक कर दीजिए और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसका जो भी क्या फ़ायदा है या हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास एक प्रोफॉर्मा है, यानी कि कुछ एक शीट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे 6 स्टूडेंट्स के नेम हम टाइप किए हैं, उनके सब्जेक्ट्स और किन मंथ्स में कितने उनको सब्जेक्ट वाइज नंबर मिले हैं ये हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैक्रोज बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो स्टूडेंट है सुपरमैन, ठीक है, तो उसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए मैक्रो नेम की जगह पे मैक्रो 5 दिखा रहा है। इसका मतलब आपका ऑलरेडी मैक्रो 4 तक मैक्रो बना हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, तो इसलिए अपने आप पे मैक्रो 5 आ गया। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से नाम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद शॉर्टकट की कंट्रोल+ जो भी है यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैक्रोज का शॉर्टकट की बना सकते हैं, ताकि आपको बार बार डेवलपर टैब में जा कर के वहाँ से मैक्रोज को ना रन कराना पड़े। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई शॉर्टकट की भी बना सकते हैं अपने इस मैक्रो के लिए। जैसे मैक्रो 5 है, इस मैक्रो को आपको अगर रन कराना है तो आप कुछ शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे Ctrl+Shift+N अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका मैक्रो जो 5 जो रिकॉर्ड होगा वो रन करेगा। हम ओके पे क्लिक कर दिया, हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होने लगा। अब हम जो कुछ भी करेंगे रिकॉर्ड होगी वो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि बीच में कुछ रो इंसर्ट हो गए हमारे। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि जो जो विषय है हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और टोटल यानी कि योग कर लेते हैं, इसका योग भी हम कर लेते हैं। उसके बाद जो भी सेल है उसमें हम ऑटो सम भी लगा देते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके ऑटो सम कर देंगे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कौन से मंथ में कितने हमारे सब्जेक्ट्स में टोटल नंबर हुए हैं वो हम यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद इस सेल पे कुछ फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देते हैं, जिसका एडवांटेज आप बाद में देखेंगे हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। फिर हम सब्जेक्ट के साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जो देखिए अब हमारा ये एक कंप्लीट एक रिकॉर्ड रेडी हो गया है। अब हम फिर से डेवलपर टैब में जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया, यानी कि हम जो कुछ भी अभी किए जैसे कि टैब सेल रो को इंसर्ट करना, योग करना, फॉर्मेटिंग करना, जितनी कुछ भी हम अभी जो टास्क किए वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जो सेकंड स्टूडेंट है, 2 नंबर स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट के लिए सेम चीज़ें हम रिपीट करें। तो वापस हम कहाँ पे जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और हमारा मैक्रो का नाम क्या था, मैक्रो 5, तो उसे हम रन कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मैक्रो 5 अपना जो मैक्रो रिकॉर्ड किए थे उसे रन किए तो सेम चीज़ें वापस से यहाँ पे पेस्ट हो गई, सेम चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो गई। हमें बार बार उसे करना नहीं होगा, यानी कि हम सेम चीज़ें बाकी जितने भी बचे 5 स्टूडेंट थे उनके लिए हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। यानी कि रो इंसर्ट करना, जो भी हम सब्जेक्ट्स जो टाइप किए थे हम सेम चीज़ें यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम सेम अपना माइक्रोज जो था उसे रन करा रहे हैं और हमारी टास्क यहाँ पे होते जा रही है। तो ये माइक्रो का एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, हमारा काम रीयूजेबल नहीं होता है। एक बार हम रिकॉर्ड करेंगे और बाकी चीज़ों के लिए उसे हम रन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक और शीट है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कुछ नंबर यहाँ पे इंसर्टेड है और उसका लेकिन देखिए यहाँ पे योग नहीं है, यानी कि टोटल नंबर नहीं है। तो हम इसके लिए क्या किए, एक
शेल इंसर्ट किए और उसके बाद अगर हम बिना माइक्रो का अगर करना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे योग लिखेंगे, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमें बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम पहला स्टूडेंट का जो भी पहला सीरियल नंबर है उसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो इस जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें योग करने यानी कि टोटल सारे स्टूडेंट्स के लिए करना है, तो मैनुअली हम नहीं करेंगे, मैक्रो के हेल्प से करेंगे। फिर से हम तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको बतानी होती है माइक्रो में। तो हम पहला जो स्टूडेंट था उसे हम क्लिक कर लिए, वापस से माइक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हम माइक्रो का नाम देते हैं श्रम और एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पहला जो स्टूडेंट है उसके लिए हम जो कुछ भी हमें यानी कि योग टोटल हमें इंसर्ट करानी है रो, तो हम एक रो इंसर्ट करा लिए, यहाँ पे योग टाइप कर दिए। उसके बाद हम ऑटो सम भी कर लेंगे। ऑटो सम करने के बाद बाकी स्टूडेंट्स का भी हमें ऑटो सम करना है तो हम उसे ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं और ऑटो सम भी कर लेते हैं। अब इसे हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है। और फॉर्मेटिंग करने के बाद वापस से हम डेवलपर टैब में जाएंगे और स्टॉप कर देंगे माइक्रो को, ठीक है। अब हमारा जो माइक्रो रिकॉर्ड हुआ था उसका नाम क्या था, माइक्रो 7, ठीक है। तो यहाँ पे सम नाम था। तो हम सेकंड स्टूडेंट को जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि नंबर 2 स्टूडेंट जो है सीरियल नंबर 2 से हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने माइक्रो को रन करा लेंगे। ध्यान रखिएगा आपको कि हम माइक्रो में हमें स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट बतानी होती है कि हम कहाँ से अपना माइक्रो रन कराना चाहते हैं। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ठीक है। तो ये माइक्रो का एक बहुत अच्छा यूज होता है कि हमें अपने काम को बार बार उसे रिपीटेडली नहीं करना होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमें टोटल करना था एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो हम एक माइक्रो रिकॉर्ड किए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कर दिए। अब चलते हैं यूज रिलेटिव रेफरेंस का क्या काम होता है, ठीक है। यूज रिलेटिव रेफरेंस समझने के लिए चलिए एक रिकॉर्ड करते हैं माइक्रो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला जो स्टूडेंट है उसके इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके नीचे एक रो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इससे हम माइक्रो 7 रिकॉर्ड किए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो हम पहला स्टूडेंट के लिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके नीचे एक रो इंसर्ट कर रहे हैं तो सेम चीज़ें सेकंड स्टूडेंट के लिए हो, यानी कि जो दूसरा स्टूडेंट है उसके भी जो इंग्लिश के सब्जेक्ट है उसके नीचे हमारा माइक्रो रन करे। तो अगर हम यूज रिलेटिव रेफरेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करके नहीं रखते हैं ना, तो ये हमारा जो सेकंड स्टूडेंट है वहाँ पे अपना माइक्रो रन ही नहीं करेगा, बार सेम जगह से ही हमारा माइक्रो रन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यूज रिलेटिव रेफरेंस को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। माइक्रो के लिए बटन भी आप बना सकते हैं। आपको इंसर्ट पे जाना है, पहला जो ऑप्शन दिखेगा बटन का उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे ही बटन क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे माइक्रो का लिस्ट ओपन हो जाएगा आपके पास। आप यहाँ से कौन से माइक्रो जो रिकॉर्ड किए हैं उसको कौन से माइक्रो का बटन बनाना चाहते हैं उस माइक्रो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब सम वाला जो हमने एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रखी थी माइक्रो का वो अप्लाई हो गई है बटन 2 पे। अब सेम चीज़ें जो हम बार बार माइक्रो पे जाके कर रहे थे अब आप बटन क्लिक पे भी कर सकते हैं। सेम चीज़ें आपकी जो